मार्केट एक ऐसे मोड़ पर है कि लोगों के मन में सवाल है कि कब बाजार में एक अच्छी रिकवरी आएगी। 2024 सितंबर अक्टूबर के बाद से बाजार जिस मोड में है, लोगों को इंतजार है और ये इंतजार लंबा खिंच गया। जिस तरह की अनिश्चितताएं लगातार एक के बाद एक आ रही हैं और ट्रंप के आने के बाद से तो ये दिक्कतें और भी बढ़ी है। लेकिन क्या कुछ हो रहा है ग्लोबल मार्केट में, किस तरह की तस्वीर निकल के आ रही है और आगे क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और पूर्व फंड मैनेजर भी रह चुके हैं सुनील सुब्रमण्यम साहब सिंगापुर से जुड़ गए हैं। सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार सर आपको। सर, सबसे पहले आप फॉरेन में बैठे हैं, कई सारे एक्सपर्ट से मिलते भी होंगे जब भी आपको वक्त मिलता होगा, क्योंकि आपके पुराने पहचान वाले वो लोग होंगे। क्या कह रहे हैं सर, जो ग्लोबल मार्केट के हालात हैं कब सुधरते दिख रहे हैं? देखिए, उनके पास अभी भी इंडिया के बारे में कुछ आशंकाएं हैं। ये ऐसा नहीं कि रास्ता बहुत साफ है। आज तो तेल में गिरावट आई, 92 के करीब आ गई, वो अच्छी खबर थी। मगर ओवरऑल आप देखिए कि मैक्रो इम्पैक्ट इवन 92 में रहती है क्रूड और इवन 85 तक आती है, फिर भी कुछ ना कुछ मैक्रो में इम्पैक्ट जरूर इंडिया का होगा। कुछ जीडीपी ग्रोथ में कुछ कटौती आएगी, फिस्कल डेफिसिट पे कुछ चैलेंजेस आएंगे, इन्फ्लेशन का चैलेंज आएगा, फिर रिजर्व बैंक की पॉलिसी के बारे में भी डाउट्स है। तो आज एक माहौल क्लियर नहीं है इंडिया के बारे में। आज तो खास करके आज के दिन का देखा जाए तो एमएससीआई का रीबैलेंसिंग भी आकर पैसिव फंड्स के जो रुझान थी उनको बहुत सारे स्टॉक्स को बेचना पड़ा लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में। पर वो एक वन ऑफ इवेंट है, उसको छोड़ते हैं। मगर ओवरऑल देखें तो अभी 12% जो इंडिया का एमएससीआई इंडेक्स का शेयर है वो 19% था जो आप बात कर रहे थे सितंबर 2024 की। तो ओवरऑल सिचुएशन इंडिया का रिलेटिव थी। खास करके क्या है कि हमें सोच रहा है कि देखिए देश में कंजम्पशन अच्छा बढ़ रहा है, ऑटो सेल्स अच्छी हो रही है, तो क्वार्टर फोर की अर्निंग्स भी नंबर्स भी अच्छे आए थे, कुछ बहुत खराब नहीं थे। तो ये सब देखकर डोमेस्टिक निवेशकों को लगता है कि अरे यार ये तो सब ठीक ठाक चल रहा है। तो प्रॉब्लम यह है कि फॉरेनर के लिए भी ये जो हम ठीक ठाक समझ रहे हैं वो ठीक ठाक नहीं है। बिकॉज उन्होंने जब सितंबर 24 के पहले निवेश किया था तो भारत की ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी कुछ अलग थी। वो एक चाइना +1 के तौर पर यहाँ 6.5-7 से एक 8-10 में जाने वाली ट्रैजेक्टरी में दिखती हुई देश थी, जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल आसानी से कमिट कर रहे थे। पर उसके बाद एक चीज आई कि एआई की जो रेवोल्यूशन है उसमें इंडिया शामिल नहीं थी। दूसरी बात है कि डोमेस्टिक बाइंग इतना मजबूत रहा है कुछ 3-4 साल से कि हमारी वैल्यूएशंस घटी ही नहीं, बढ़ती गई। तो एक जो उम्मीद बन गई थी कि ग्रोथ आके इस वैल्यूएशन को जस्टिस करेगा, वो थोड़ी जब ग्रोथ में धीमापन आ गया ना, तो नेचुरली उनके जो सोच थे कि क्या हमें कोई दूसरा मार्केट सस्ता दिख रहा है, और सामने दिखी उनको चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान जो एआई में बहुत आगे थे और उनके वैल्यूएशंस भी हमारे से कंपैरिजन में सस्ते थे। तो ऐसा नहीं कि उनको इंडिया खराब लगा, बट उतना अच्छा नहीं था जितना पहले सोचा था। और सेकंड, उसी दाम पे उन्हें सस्ते में कुछ अच्छी ग्रोथ इंजिन्स जैसे एआई की जो ऊपर आगे बढ़ चुके हैं देश, वो कंट्रीज उनको अट्रैक्टिव लगने लगी, तो एक चॉइस था। तो बात ऐसी है कि उसके बाद आई दो चीज जो इंडिया को इम्पैक्ट किया। एक, ट्रंप के साथ जो 25 से 50% टैरिफ उन्होंने बढ़ा दिया इंडिया के ऊपर, तो वो एक नेगेटिव थी हमारे ग्रोथ रेट के लिए। फिर आया ये तेल के मामले में ये जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट और ये जो लड़ाई चल रही है वहां पे हमारे लिए तो नेचुरली क्योंकि हम तेल ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं तो असर हमारे ऊपर पड़ा, और फॉरेनर्स को लगा कि अभी इंडिया की सिचुएशन में सुधार आने में वक्त लगेगा, तो टेम्परेरीली हम निकालते हैं पैसा। तो उस हालत में है कि उन्होंने पैसा निकाला, अब ये वापस आएगा। देखिए, आज की खबर अच्छी थी कि 60 डे का सीट फेस लग रहा है कि वॉर में आएगी, तो तेल के दाम ने भी वो रिफ्लेक्ट किया। पर उसी दिन आपको मॉनसून की बुरी खबर भी आ गई तो अफसोस की बात है कि एक दिन अच्छी खबर भी आती है, उसके साथ बुरी खबर भी आ जाती है। तो बट ये एंटिसिपेटेड था क्योंकि 3 साल से हमें मॉनसून लगातार अच्छे मिले, तो एक साल तो थोड़ी कमी आनी ही थी, ये कुछ खास नहीं थी। मगर टाइमिंग ऑफ द अनाउंसमेंट आज वो अच्छा नहीं दिन था। एमएससीआई का रीबैलेंसिंग भी आज, मॉनसून का आउटलुक भी आज, और गुड न्यूज था तेल के मामले में। तो बात ऐसी है कि ये जो 2 इवेंट है, ठीक है, मॉनसून का आज आ गया डेटा, तो मार्केट उसको ऑब्जर्व कर लेगी, तो इसके बाद एडजस्ट कर लेगी। और एमएससीआई की एक ही दिन की बात है रीएडजस्टमेंट का। तो मेरे ख्याल में अब मार्केट में आज जो गिरावट आया है वो थोड़ी हमारी वैल्यूएशंस को भी थोड़ी सस्ते
थोड़ी सस्ते जोन में लाई है। तो उम्मीद है कि जैसे ही अभी ये तेल वाला मामला आगे बढ़ता है और शायद अगर 90 के नीचे आ जाता है तो शायद फॉरेनर्स का रुझान थोड़ी बदलते हुए देख सकते हैं, मगर थोड़ी धीरज रखने की जरूरत है, इतनी जल्दबाजी में नहीं होगा। क्योंकि एक चीज और मैं फाइनली कहूंगा कि जो Q4 की अर्निंग्स अच्छी आई उसमें एक कारण था कि जो क्रूड रिलेटेड एक इम्पैक्ट दिखने वाला था करके सब एनालिस्ट ने एंटिसिपेट किया था। हाँ मगर क्या हुआ कि सभी कंपनियों ने अपना फरवरी में जो खरीदा स्टॉक था क्रूड का, उसका इस्तेमाल मार्च में कर दिया। तो ये एक्चुअली रियल वॉर का इम्पैक्ट इस अर्निंग्स में नहीं दिखा। तो सबको एक डर भी है कि Q1 की अर्निंग जब आएगी तो ये तेल का इम्पैक्ट पूरा का पूरा दिखेगा बैलेंस शीट के ऊपर। पूरा बॉस्ट यहीं पे होने वाला है। तो सर क्या लग रहा है, जिस तरह के माहौल बने हुए हैं, कितने क्वार्टर तक और इंतजार करना पड़ेगा? लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो अपने पेशेंस को लूज कर रहे हैं। कितना धैर्य रखने की जरूरत है? कितना क्वार्टर और? एक मेरा दो? मानना है कि जुलाई 10 से आपको Q1 की अर्निंग शुरू होगी, राइट? हाँ, तो जुलाई हाँ, 10 से अगस्त 10 बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। जब तक अगर वॉर जारी रहता है या खत्म होता है, क्योंकि अर्निंग्स तो खराब होने वाले हैं और मार्केट के एनालिस्ट भी इसको लेकर अपने जो एक्सपेक्टेशन है उसको कम करा देंगे, ठीक है? अब दो चीज के ऊपर डिपेंड होता है, क्या उस महीने में जुलाई 10 से अगस्त 10 के जो महीने में समझिए कि 1000 कंपनी की रिजल्ट आ जाएगी एक महीने के अंदर, ओके? तो क्या वो डाउनग्रेडेड एस्टिमेट से बेहतर दिखा सकती है? तो वो एक उम्मीद जाग सकता है सबके मन में, वो एक चीज है। सेकंड, अगर जब तक वॉर खत्म हो गया तो फिर मार्केट भी ऐसी मूड में रहेगी कि अच्छा हो गया जो सो हो गया, अब आगे की देखते हैं। तो उस क्वार्टरली अर्निंग्स बुरे भी आए फिर भी मार्केट उसको इग्नोर करके आगे की सोच से आगे बढ़ सकती है। तो मैं ये नहीं समझूंगा कि Q1 अर्निंग्स खराब रहेंगे इसलिए मार्केट भी खराब रहेगा, नहीं। तब की जो सिचुएशन है कि ए, जैसे मैं रिपीट करूंगा, ए जो एंटिसिपेटेड करेक्शन इन अर्निंग्स जो मार्केट में है उससे बेहतर आगे आ गई तो कंसेंसस से बेटर माने मूड अच्छा बनेगा। सेकंड, अगर जब तक वॉर में कोई क्लैरिटी आ गई कि वॉर खत्म, तो फिर आने वाले दिन की सोच से मार्केट आगे भी बढ़ सकती है, एफआईएस की वापसी भी हो सकती है। तो मैं फिंगर्स क्रॉस रखूंगा। पता है कि अर्निंग्स अच्छी नहीं आएगी, बट इसके कारण मैं मार्केट के में बहुत निराश नहीं हूं। मैं समझता हूं कि मार्केट ये सब चीज को एडजस्ट करके ऑलवेज आगे की सोचती है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि बाजार आगे का सोचे और कम से कम जब फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आने आए उस समय कुछ क्लैरिटी भी मिल जाए, कुछ वॉर में धीमापन भी दिखे, स्थिति ठीक हो जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मोज से भी सप्लाई ठीक हो जाए। चलिए सर, लेकिन अभी करंट माहौल को देखते हुए क्या लग रहा है, कौन सी थीम आपको लग रही है कि यहाँ से ठीक परफॉर्म कर सकती है और वो एफआईआईज के भी रडार पे रहेगी? वो कुछ ग्रीन जोन दिखते हैं क्या अभी से आपको? जून 5 तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आरबीआई पॉलिसी उस दिन आ जाएगी। क्योंकि ये आरबीआई पॉलिसी रेट सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बैंकिंग शामिल होता है, जिसमें रियल्टी, ऑटो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ड्यूरेबल, ये सब रेट सेंसिटिव माना जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक आरबीआई से कोई क्लैरिटी नहीं आती है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव देखना मुश्किल है। क्योंकि आरबीआई की स्थिति में, क्योंकि 1% लोग, अभी तो तेल कुछ थोड़ा घट गया तो अच्छी बात है, मगर ये मानसून के कारण अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, राइट, तो क्या होगी आरबीआई की सोच? तो मेरे ख्याल में अभी क्या है, अभी एक हफ्ता बाकी है, आरबीआई की पॉलिसी आ गई, आज 5th को आ जाएगी। तो तब तक के लिए ये रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में थोड़ा उतार चढ़ाव होगा, क्योंकि एक दिन खबर किसी से आएगी कि ऐसा है वैसा है। तो क्लैरिटी मार्केट को जून 5 के बाद ही इन सेक्टर के बारे में आपको मिलेगी। उसके अलावा आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में क्या है कि एक कैपिटल गुड्स साइकिल और एक कंजम्पशन की साइकिल दोनों मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं, राइट? सेल्स के नंबर देखें तो, मगर क्या है कि उनके शेयर के दाम इनकी फ्यूचर आउटलुक को शायद अगले हफ्ते तक नहीं दिखाए। तो मैं एक हफ्ते तक थोड़ी सावधानी से आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, उसको गेस करना इज नॉट करेक्ट। क्योंकि आरबीआई के पास जितना डेटा होता है उसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है और वो डेटा के लिए वेट करना ही उचित होगा। तो मैं कहूंगा कि इमीडिएटली एक सेक्टर रिलेटेड कॉल ना ले, राइट? टैक्टिकली आपको प्ले करना है तो एक चीज दिख रहा है कि आईटी में करेक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है, राइट? तो मेरे ख्याल में
अब के बाद जो एआई वाला ये सब मामला है वो सब, अनलेस और एक बुरी खबर आती है क्लॉड से कि हमने कुछ और एक कॉम्पिटिटिव चीज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के खिलाफ हमने लॉन्च कर दिया। अभी तक की जो खबरें हैं वो प्राइस में है। तो ये एक साल में अभी वाईटीडी देखे तो 20-25% के करीब करेक्शन हुआ है आईटी स्टॉक्स में। तो थोड़ा एक टैक्टिकल तौर से हम देखेंगे तो थोड़ा उधर वैल्यू बाइंग आ सकती है, बिकॉज वो रेट सेंसिटिव नहीं है, तो एक थोड़ा सेफर जोन में दिख रहा है। तो मेरे ख्याल में एक टैक्टिकल तौर पर आपको आईटी प्ले कर सकते हैं, मगर याद रखिए कि वो एक वैल्यू प्ले है, ग्रोथ का प्ले नहीं है, क्योंकि ग्रोथ के प्ले होने में आईटी को एआई के जो सांड है उसको पकड़ के आगे बढ़ना होगा। तब मैं ये सवाल पूछने ही वाला था कि आपको वैल्यू आई दिख रही है क्या, और वो थोड़ी बहुत लोग वहाँ पे पिक एंड चूज कर भी रहे हैं आईटी सेक्टर को लेकर। चलिए, उस पर राय तो आपने सामने से रखी दी है, एक बैंकिंग स्पेस पर भी राय चाहिए सर। बैंकिंग एज ए थीम आपको कैसी लग रही है, प्राइवेट या पीएसयू, कौन आपको ज्यादा पसंद आ रहा है? आरबीआई पॉलिसी के कारण थोड़ा आपको इम्पैक्ट लग सकता है अगले हफ्ते, ठीक है, उसको छोड़ के तो मुझे बैंकिंग अच्छी लगती है। एक प्राइस करेक्शन आ सकता है अगर आरबीआई पॉलिसी हॉकिश रही तो थोड़ा उधर दबाव दिख सकता है। तो मैं एक शॉर्ट टर्म व्यू नहीं लूंगा, मीडियम टर्म तौर पर अगर देखेंगे तो मुझे पॉजिटिव लग रही है, बिकॉज एंड ऑफ द डे क्रेडिट डिमांड अच्छी बढ़ रही है, राइट, और डिपॉजिट के ऊपर प्रेशर्स है, मगर मेरे ख्याल में जब क्रेडिट डिमांड तेजी से बढ़ रही होती है तो इंटरेस्ट रेट हाइक्स को इजीली पास ऑन कर सकती है बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बोरोवर को डेस्परेट है पैसे के लिए, और वो डिमांड तीन तरह से मैं आते हुए देख रहा हूँ। एक है कि जो भी अपने तेल के दाम के बढ़ने के कारण सभी कंपनियों के रॉ मटेरियल और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स बढ़ी होगी, क्योंकि 50% तेल का दाम बढ़ गया है, राइट, तो उनका रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट के लिए वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की जरूरतें भी बढ़ेगी, तो वो एक नॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर से वर्किंग कैपिटल लेंडिंग की आपको डिमांड बढ़ेगी। सेकंड, मैं मानता हूं कि ये समर में शायद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एसी रेफ्रिजरेटर की सेल्स अच्छी होंगी, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी, तो अगर वो होगा, वो भी ईएमआई से खरीदारी होती है, तो मेरे ख्याल में बैंकिंग और एनबीएफसी जो रिटेल, प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी जो रिटेल में ज्यादातर प्ले करते हैं, उनकी लोन ग्रोथ भी अच्छी रहेगी बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन डिमांड। और तीसरी बात है, ये मॉनसून के कारण दो तरफा हो सकता है। एक तो आपको नेचुरली फर्टिलाइजर कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ द ऑयल गैस, नेचुरल गैस के प्राइस के कारण। सेकंड ये है कि अगर मॉनसून ठीक नहीं है तो सोइंग की कैसी रहेगी, तो रूरल यहाँ से डिमांड कैसे रहेगा, ये थोड़ा देखना, कितना इम्पैक्ट होता है, ये सब देखना पड़ेगा। मगर कैपिटल गुड्स और एसएमई और एमएससी सेगमेंट से डिमांड मैं देख रहा हूं कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म में आ सकती है, और वहां पे मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक की आउटलुक अच्छी लगती है। तो मेरे लिए शॉर्ट टर्म में मैं प्राइवेट सेक्टर की ओर टिल्ट करूंगा, और मीडियम टर्म में मैं पब्लिक सेक्टर बैंक की ओर टिल्ट करूंगा, और प्राइवेट सेक्टर के साथ मैं एनबीएफसी को भी उसी कैटेगरी में जोड़ूंगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक और एनबीएफसी गुड क्वालिटी एक ही विंडो में है, जो रिटेल लेंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये आपने बिल्कुल साफ कर दिया है कि शॉर्ट टर्म में आपको प्राइवेट बैंक्स, फिर क्वालिटी एनबीएफसीज, और फिर मीडियम टर्म में पीएसयू बैंक्स भी आपको पसंद आ रहे हैं। सर, अब एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था, डिफेंस एज ए थीम खूब चली भी, लेकिन अब वापस से जिस तरह की लड़ाइयाँ हुई हैं पूरी दुनिया में, उसके बाद रिफिल का भी वक्त आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि डिफेंस में और भी स्ट्रीम बची हुई है, आगे बड़ी तेजी और बची हुई है क्या, डिफेंस में आगे और मौके मिलेंगे क्या? देखिए, डिफेंस में एंटर करना है, देखिए वैल्यूएशंस तो बहुत महंगे हैं, नो डाउट, मगर ग्रोथ आके उसको जस्टिफाई भी कर सकती है, मगर आपको इंतजार करना पड़ेगा एक लॉन्गर टर्म आउटलुक के लिए। क्योंकि क्या होगा कि मैं मानता हूं कि अगर ये वॉर का सिचुएशन सॉल्व हो गया तो थोड़ी बहुत डिफेंस जो डीआईएस की खरीदारी रही थी उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये वॉर के कारण एक पॉजिटिव कोरिलेशन पे डिफेंस की स्टॉक्स बढ़ रही है। मगर अगर शांति का माहौल बन गया तो इसमें अच्छी रनअप होने के कारण डीआईएस को थोड़ी सेक्टर रीअलोकेशन करने में डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो मेरे ख्याल में डिफेंस में आप स्टैगर्ड तरीके से निवेश करें, क्योंकि थोड़ी वॉलेटिल रहेगी बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, बट ये प्रॉफिट बुकिंग इसीलिए नहीं कि उनके आउटलुक खराब है, आउटलुक अच्छी होगी, एक्सपोर्ट्स भी अच्छी बढ़ेंगे, और प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों में भी मैं देख रहा हूँ अच्छा रुझान आ सकता है। तो एक मीडियम टर्म के आउटलुक से आप होल्ड कर सकते हैं,
और ऐड करना हो तो स्टैगर्ड तरीके से ऐड कीजिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, शेयरली बिकॉज इतना प्रॉफिट उन्होंने दिया है डीआईएस को, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। बिल्कुल सही बात है सर। एक और चीज़, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आजकल जो फॉरेन फंड्स जो होते हैं, जो ओवरसीज फंड्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड के रूट के जरिए लोग पैसे लगाते हैं, आपको लग रहा है कि अभी भी किसी ऐसे मार्केट में, चाहे वो अमेरिकी मार्केट हो या चाइनीज़ हांगकांग वाले मार्केट हो, कौन सी थीम अगर ओवरसीज फंड्स में अगर किसी को पैसे लगाने हैं तो कौन सा ऐसा मार्केट है आपको लग रहा है कि वहाँ पर रिटर्न की गुंजाइश ज़्यादा है? मैं मानता हूँ कि यूएस अभी भी अट्रैक्टिव है, भले ही उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, वो बहुत पोलराइज्ड रिटर्न रहा है। यानी आपको टेक कंपनीज मैक्स 7 जो कहते हैं और एनवीडिया ऐसी जो एआई के रिलेटेड कंपनीज है, उसके कारण ज्यादातर बढ़त हुआ है। मगर मैं यूएस का डिटेल में इकोनॉमी का डेटा भी पढ़ रहा था, तो प्रोडक्टिविटी गेन्स बहुत अच्छी हुई है, ईपीएस ग्रोथ ब्रॉडर इकोनॉमी में अच्छी हुई है। तो मेरे ख्याल में अभी एक फेड के रेट हाइक का डर है, बिकॉज इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है और ट्रम्प तो रेट कट मांग रहे हैं। नई फेड चेयरमैन को उन्होंने इसीलिए अपॉइंट किया है कि वो रेट कट किए, मगर जब तक तेल के दाम गिरते नहीं है और गैसोलीन प्राइसेस के दाम उधर तो बहुत महंगे हो चुके हैं, वो कैसे फेड गवर्नर रेट कट करेगा मुझे पता नहीं, बिल्कुल मुश्किल लग रहा है। मगर क्या है कि यूएस इकोनॉमी की ग्रोथ के नंबर्स और अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स भी सब पॉजिटिव अच्छे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यूएस में जो भी ग्रोथ हुआ है थोड़ी अभी ब्रॉड बेस हो सकती है, खाली एआई या टेक कंपनीज के बेसिस में जो अब तक चली है ज्यादातर वो ब्रॉड बेस होती है। तो मैं अभी भी भरोसा रखूंगा कि वर्ल्ड के कैपिटल मार्केट में यूएस का शेयर बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी का शेयर 30% से कम है, मगर वर्ल्ड स्टॉक मार्केट में तो उसका 60-70% शेयर है वर्ल्ड का। तो कभी भी आप यूएस को इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर उधर कुछ भी सपोर्ट मिले एक रिस्क ऑन के लिए तो डेफिनेटली यूएस मार्केट बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में आप जरूर बाहर में निवेश करना जरूरी है, खाली इंडिया के ऊपर आपको डिपेंड नहीं करना है। 10-15-20% आपको इंटरनेशनल डालेंगे तो अभी भी मैं आपको 50% आपका जो इंटरनेशनल एलोकेशन है उसको मैं यूएस में ही डालने की सलाह दूंगा। ओके, यूएस के मार्केट आपको ज़्यादा लुक्रेटिव लग रहा है। लेकिन सर एआई थीम जैसा आप बात कह भी रहे थे, वहाँ पर रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर काफ़ी चैलेंजेज है, और जो लेकिन उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए जो चिप्स वगैरह दे रही कंपनियां, जैसे हमने कोरियन कंपनीज वगैरह में देखा या ताइवान की कंपनी, वो ज़बरदस्त चल रही है, बाजार भी चल रहा है, कुछ चुनिंदा कंपनीज के दम पे चले, क्योंकि उनकी रेवेन्यूज तो दिख रही है कि जो एआई कंपनीज है उनके लिए वो अपने सप्लायर हैं तो उनको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो कोर कंपनीज हैं उनको तो अभी कुछ रेवेन्यूज का कुछ दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी उतना नहीं दिख रहा है। तो क्यों वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है क्या? रिस्क जरूर ज्यादा है, ये मानना पड़ेगा, मगर जैसे आपने उधर डाला तो एक ईटीएफ में डाला तो वो मार्केट में मार्केट कैप का ब्रेकअप में भी ये कंपनियों की शेयर ज्यादा है। यानी अगर आपने उस देश का ईटीएफ में डाला तो आपको ऑटोमेटिकली ये कंपनियों की शेयर ही मिलेगी, बिकॉज वो डोमिनेट करती है मार्केट को, राइट। तो मेरे हिसाब से देखिए एआई का जो कहते हैं हवा चल रहा है और बहुत सारी कैपेक्स की निवेश एआई में हो रही है, और ये सब ऑफ कोर्स एक स्टेज आएगा कि लोगों को लगेगा कि ये सब कंपनियां सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, 1 या 2 सक्सेस होंगे, 3 या 4 फेलियर भी हो सकते हैं। बट आज ये कहना मुश्किल है कि कौन सी कंपनी सक्सीड करेगी, कौन सी फेल करेगी, और कब ये मार्केट की दिलचस्पी जो है एआई के ऊपर वो कब हटेगी। फिर उस दिन जब हटेगी तो इंडिया अच्छा करेगा, बिल्कुल, क्योंकि इंडिया परफेक्ट एआई है। बट मेरा मानना है कि कोरिया ताइवान की बात आपने कही ठीक है कि 1-2 कंपनी है, मगर जिस तरह से चाइना कंट्रोल कर रही है रेयर अर्थ का, और जिस तरह से चाइना की अभी भी वैल्यूएशन सस्ती है इंडिया के कंपैरिजन में, तो मैं कहूंगा कि आपको एटलीस्ट 25% आपको चाइना में निवेश वया हांगकांग की जो शेयर मार्केट है उसके थ्रू करनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रम्प क्यों गए थे चाइना, बिल्कुल कोई थी ना उधर। बिल्कुल, चाइना को अपनी इतना आसान नहीं ले सकते, चाइना के बगैर देखिए यूएस ही डिपेंडेड है चाइना के ऊपर रेयर अर्थ के लिए, यूएस डिपेंडेड है चाइना के ऊपर अपने सोया और कॉर्न खरीदने के लिए, तो चाइना को इग्नोर नहीं कर सकता। और मैं मान रहा हूँ कि अगले 5-10 साल में चाइना अमेरिका को इजीली ओवरटेक कर देगा एज ए नंबर 1 जीडीपी कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। क्या है कि उधर एक ट्रांसपेरेंसी की एक कमी है, कोई ट्रस्ट नहीं है उधर का, रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रस्ट नहीं है, कैसे करते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत करती है, मानते हैं ये सब। बट फिर भी देखें तो फॉरेन निवेशक
चाइना में इंडिया से 3 गुना ज्यादा पैसा डाल रहे हैं। हाँ 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 हाँ। तो मेरा मानना है कि अभी कोरिया और ताइवान के कारण चाइना का शेयर भी एमएससी इंडेक्स में कम हुआ है। इंडिया का भी कम हुआ है, चाइना का भी कम हुआ है, मगर अभी भी मेरे ख्याल में चाइना को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो तो 50% आप अमेरिका में डालिए, 25% चाइना में डालिए, बाकी का आप कोरिया, ताइवान, यूरोप ऐसे में स्प्रेड कीजिए। मगर ये 2 दिग्गज देश है जो वर्ल्ड की नंबर 1 और नंबर 2 जीडीपी है, वर्ल्ड की नंबर 1 नंबर 2 स्टॉक मार्केट में भी है, और ग्रोथ इंजिन है एआई के लिए दोनों देश। तो आपको इंडिया से बाहर जाना है। इंडिया एक नेगेटिव एआई ट्रेड है, आपको पॉजिटिव एआई ट्रेड आपके पोर्टफोलियो में रहना जरूरी है। तो इन दोनों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इतने बड़े मार्केट को। सर अब एक सवाल आपसे ये भी जरूरी है, ये तो अपॉर्चुनिटीज की बात आपने कह दी, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आपको लग रहा है कि रिस्की यहाँ पे से ज्यादा है, उससे दूर ही रहे तो बेहतर है? मैंने आईटी का टैक्टिकल कॉल बताया था, बट किसी ने उसके लिए ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज चैलेंजेस एआई की तरफ से आईटी के लिए और भी आ सकते हैं। तो इतना एक ग्रोथ सेक्टर में आप वैल्यू की एलोकेशन में आईटी को थोड़ा रख दिया, ठीक है। आप टैक्टिकली थोड़ा प्ले करना चाह रहे, ठीक है, मगर नॉट एज अ लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड में आईटी को अभी भी वो जगह नहीं आया है, क्योंकि अभी भी थ्रेट्स जो है पूरा क्लियर नहीं है कि एआई की तरफ से कितने थ्रेट्स आ सकते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए मैं अभी भी कहूंगा कि आईटी से आप थोड़ी दूर रहिए, एज अ ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ठीक है। वो आईटी के बारे में कहूंगा। सेकंड चीज मेरा मानना है कि देखिए, आप ये कमोडिटीज और मेटल्स में बहुत रैली हुआ है, ठीक है, बट ये बहुत साइक्लिकल है। तो ये सिक्लिकलिटी के कारण जितना ऊपर चढ़ती है जितना नीचे भी गिरती है। ओके। तो मैं कहूंगा कि इनमें लॉन्ग टर्म तौर पर आप निवेश में मत घुसे, बिकॉज वॉलिटिलिटी बहुत होगी आपके पोर्टफोलियो में। टैक्टिकल तौर पे आपको अभी लग रहा है कि अच्छा ठीक है, अभी थोड़े दिन के लिए अभी देखिए क्या मोमेंटम चेंज करना है तो जाए और बाकी फिर निकल जाए। मोमेंटम चेंज करना है तो जाए, नहीं तो एज अ निवेश आप उसको थोड़ा कंट्रोल में रखिए अपने पोर्टफोलियो में। चलिए, बिल्कुल सही भी कहा आपने, क्योंकि लगातार जितनी रैली हमने देखी है सारे ही मेटल्स में एक तरफा रैली चली है। सर एक चीज और, करेंसी मार्केट पर भी राय लेंगे, क्योंकि जिस तरह की गिरावट दिख रही है, आप इंटरनेशनल मार्केट में बैठे भी है, क्या लग रहा है, क्या रुपए कुछ संभलते हुए दिख रहा है आपको, या आगे इस तरह के पेन और भी दिखेंगे रुपए में डॉलर के मुकाबले? मुझे तो रुपी डिप्रिशिएटिंग ट्रेंड पे ही दिख रहा है। 100 भी पार कर सकता है क्या? हाँ, डॉलर के मुकाबले 100 के लेवल के भी पार करते देखेंगे क्या? एक साल में हो सकता है जरूर, बिकॉज मैं कारण भी बताता हूँ। देखिए आपके लिए जो हुआ है, देखिए जब 92 में था, कुछ स्पेकुलेटिव एक्शन के कारण 95 गया, तो आरबीआई ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन बैंक के खिलाफ लाकर उसको वापस 92-93 में लाए, फिर वापस अपने दम पर वो 95-96 पे चली, अभी वापस थोड़ा आरबीआई थोड़ा कंट्रोल लेके आ रही है। मगर ये आरबीआई से बहुत एक्शन लेने की जरूरत है रुपये को कायम रखने के लिए। मैं सोचता हूं कि एक चीज ऐसी होगी कि आरबीआई भी छोड़ेगी उसको, लेट इट फाइंड इट्स नेचुरल लेवल, क्योंकि अगर ऑयल का इंपैक्ट इंडियन फिस्कल के ऊपर देखे तो जरूर, और इन्फ्लेशन भी अभी बढ़ने वाली है, राइट, बिकॉज ऑफ द फूड प्राइसेस एंड ऑयल प्राइसेस। तो मेरे ख्याल में रुपये का नेचुरल वीकनिंग मुझे दिख रहा है, और एक नॉर्मल 3 to 4% वीकनिंग एज अ बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आपको करीब देखे तो इंडिया में 7% और यूएस में 4.4 के करीब है 10 ईयर का यील्ड। तो 2.6% डिप्रिसिएशन तो आपको इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के कारण ही होना है। उसके ऊपर अभी ये तेल का दबाव और इन्फ्लेशन का दबाव, ये सब बढ़ते हुए चीज में मुझे 3 से 4% का डिप्रिसिएशन इस लेवल से, अगर 4% हो गया तो समझिए 100 तो पार। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं एक करेंसी के बारे में मेरा क्या है कि 100 जाने से एक खराब चीज नहीं है। पहली चीज मैं ये क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। सब लोग सोचेंगे अरे रुपये को स्ट्रांग होना है तभी देश मजबूत होगी, नहीं भैया, बात ऐसी नहीं है। करेंसी का एक नेचुरल लेवल होता है जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल दो देश के बीच में दिखता है। ओके, मानते हैं कि पिछले साल में इंडियन रुपये का वीकनिंग ज्यादा हो गया था, मगर स्थिति अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। जब तेल आएगी वापस 75 या उसके नीचे 70-65 पे, तब आप कह सकते कि रुपये के ऊपर दबाव कम होगा। पर जब तक ये तेल आपको 85-90 के करीब है, हमारी इंपोर्ट बिल तो बढ़ती रहेगी, और आरबीआई के जो रिजर्व्स है 11 महीने का कवर है अभी तक,
तो कितना तक वो अपना रिजर्व्स को यूज कर सकती है रुपए को डिफेंड करने में, राइट? ऑफ कोर्स एक चीज है कि एफआई की फ्लोज भी मैं उतनी तेजी से वापस नहीं देख रहा हूँ। वो भी एक कारण रहा है कि रुपये के वीकनिंग के ऊपर कि एफआई की अब वो सेलिंग कम हुआ है, वो मानता है। बिकॉज मार्च में जब ये वॉर शुरू हुई थी तो करीबन 1.25 लाख करोड़ उन्होंने बेचा। फिर मार्च अप्रैल में आया तो वो 60,000 करोड़ में आधा हो गया। अभी मई के आंकड़े देखे तो 35,000 के करीब है। तो गिर रहा है, एफआई की सेलिंग गिर रही है, पर फिर भी नेट सेलिंग के लेवल में ही है। तो एक दबाव रुपये के ऊपर वो भी एफआई की आउटफ्लोज के तौर पर भी रहेगा। तो मेरा मानना है कि रुपये को एक मैं डिप्रिशिएटिंग करेंसी ही मान के जाऊंगा उस बेसिस पे, और इसीलिए मैंने टैक्टिकली आईटी का कॉल बताया। बिकॉज वीकनिंग रुपये आईटी के लिए पॉजिटिव है, इसलिए मैंने कहा कि टैक्टिकली आप आईटी को प्ले कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपये वीकनिंग, वैल्यू प्ले वैसा। मगर बाकी ओवरऑल जो ट्रेंड है, मेरा व्यू रुपये के ऊपर है कि ये एक दिन, एक साल में तो 100 तो आना ही है। तो रुपए अभी कमजोर दिख रहा है आपको, और बाकी इकोनॉमी के हालात भी जैसे है। अब देखते हैं आगे की स्थिति क्या होती है, आरबीआई के आगे क्या मॉनेटरी पॉलिसी में। जीडीपी के आंकड़े बताएगी इस क्वार्टर के, और फिस्कल डिफिसिट का एक मायना लगाएंगे लोग। तो तब क्योंकि पेट्रोल के दाम तो उन्होंने बढ़ाए नहीं, तो कौन ऑब्जर्व करेगा भाई? तेल के दाम के बढ़त कौन ऑब्जर्व करेगा? तो आपको जब फिस्कल डिफिसिट हम 4.4 कमिट किया है, अगर वो नहीं लिव अप कर रहे हैं तो क्या रेटिंग एजेंसीज उसको शांति से लेंगे? इंडिया को रेटिंग वॉच में डालेंगे? तो नेचुरली करेंसी का एक फंडामेंटल दबाव कंट्री की रिस्क के कारण भी आएगा ना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो तमाम तरह के रिस्क फैक्टर क्या है इकोनॉमी के लिहाज से, वो भी, और कहाँ पे आपको ग्रीन शूट दिख रहा है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिख रही है बाजार में, ये भी आपने हमारे दर्शकों को बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। सुनील सुब्रमण्यम साहब थे, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और पोर्ट फंड मैनेजर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ध्यान रखें सर आप अपना। चलिए, इसी तरह के बड़े इंटरव्यूज के लिए आप जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ।